उर्वशी अपने सारे काम निपटा कर अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर मोनिका पर जाती है। अरे हाँ बाबा, मैं जानती हूँ कि हमारी दोस्ती ऑनलाइन हुई है और तुमसे मैं आज तक मिली भी नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तुम्हारे साथ बात करना बहुत पसंद है। हाँ, मैं जब भी दिल्ली आऊंगी तुमसे जरूर मिलूंगी। अरे ये क्या, इसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये लड़की किसी अनजान लड़के से बात कर रही है। अब उर्वशी मोनिका के लिए वाकई में चिंतित हो जाती है। फिर उर्वशी उसके पास जाकर उसे डांटने लगती है। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है क्या मोनिका? अरे ऐसे कैसे तुम किसी भी अनजान लड़के के साथ ऑनलाइन बातचीत कर सकती हो? और ऊपर से तुम उसे ये भी कह रही हो कि तुम मुझसे मिलने भी चाहोगी। हाँ तो ये मेरी जिंदगी है, मैं जो जी चाहे वही करूंगी। तुमसे मतलब? तुम बस अपना देखो। देखो मोनिका, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और उस नाते तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम तो जानती ही हो ना, आजकल लड़कियों के लिए जमाना कितना खतरनाक हो चुका है। हर जगह कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। देखो भाभी, अब फालतू में ये परवाह करने का झूठा नाटक मत शुरू करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितनी चालाक हो और कैसे तुमने घर वालों को मेरे खिलाफ कर दिया है। देखो मोनिका, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। घर वालों को भड़काने का काम तो तुमने किया है। अरे तुमने तो सबको मेरे खिलाफ कर दिया है। मोनिका और उर्वशी की आवाज सुनकर अब घर वाले भी वहां पर आ जाते हैं। मोनिका, बहू, ये सब क्या चल रहा है? घर में झगड़े क्यों कर रहे हो तुम दोनों? देखिए ना पापा, भाभी तो मुझे ही बोल रही है कि आप दोनों को मैंने भाभी के खिलाफ कर दिया है, और मैं तो अपनी सहेली से बात कर रही थी तो ये बोल रही है कि रुक जा, अभी सबको बोलती हूँ कि तू किसी अनजान लड़के के साथ प्यार भरी बातें कर रही है ताकि तुझे और डांट पड़े। ये तुम क्या कह रही हो मोनिका? अरे बस भी करो, झूठ बोलने की भी हद होती है। अरे चुप कर बहू, जब देखो तब मेरी बेटी को ही झूठी और मक्कार कहती रहती है, जबकि असल में तो सबसे बड़ी नालायक और झूठी तो तू ही है। ये आप क्या कह रहे हो माँ जी? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। क्या माँ, आप भी मोनिका की बुरी हरकतों को आप भूल गई क्या? एक पल में ही आपके और पापा के लिए उर्वशी बुरी कैसे बन गई? अरे ये भी तो देखो ना कि तुम्हारी बहन कितनी तकलीफ में है, वो भी बहू के कारण। बहू ने तो मेरा भी दिल दुखाया है, इसीलिए मुझे तो इसकी शक्ल भी देखने का मन नहीं है। और ऊपर से ये मुझे धमकाती रहती है कि आप सबको मेरे बारे में झूठ कहकर मुझे डांट पड़वाएगी। भगवान ऐसी भाभी किसी को भी ना दे। सबकी ये कड़वी बातें सुनकर सागर अब बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपना और उर्वशी का सामान बांध लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? बस बहुत हुआ माँ, अब मैं और उर्वशी यहाँ पर नहीं रहेंगे, जा रहे हैं हम दोनों। क्या? हाँ माँ, अब रोज रोज के झगड़े बर्दाश्त नहीं होते। सही है बेटा, अरे तू तो पूरा जोरू का गुलाम बन चुका है। अपने परिवार की कुछ तुझे पड़ी ही नहीं है, बस बीवी के ही बारे में सोच रहा है। चुप हो जाओ मंजू। और सागर बेटा, गुस्से और जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। हम बैठकर बात भी तो कर सकते हैं ना। नहीं पापा, कब तक ये सब चलता रहेगा? आप लोग भी हमारी कोई बात नहीं सुनते और ये मोनिका भी कुछ भी बोलती रहती है, और आप लोगों को तो बस इस पर ही भरोसा है। इससे अच्छा तो यही है कि हम लोग अलग रहे, इससे आप लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, उल्टा आपको तो खुशी मिलेगी। अरे नहीं बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मेरी बात तो सुन। सागर इंद्रनील की कोई बात नहीं सुनता। फिर वो उर्वशी को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों अलग से एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। अरे मोनिका, जा बेटा, जल्दी से खाना बना दे, तेरे पापा का भी दवाई का वक्त हो जाएगा, फिर उससे पहले उन्हें खाना देना बहुत जरूरी है। क्या? ये आप क्या बोल रही हो माँ? जब यहाँ पर उर्वशी थी तब भी वो मुझे काम पर लगाती थी, और अब उसके जाने के बाद भी
आप मुझे वापस काम करने के लिए कैसे बोल सकती हो? अरे नालायक लड़की, तो इस उम्र में अब क्या तुम मुझसे काम करवाएगी? हाँ तो उसमें क्या हुआ? भैया की शादी को तो बस कुछ महीने ही हुए हैं और उससे पहले तो सारा काम आप ही किया करती थी और अब भी कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। इन बीते हुए महीनों में मुझे कभी पैर में तो कभी कमर में दर्द होता रहता है, लेकिन अफसोस तुझे क्या पड़ी है? देखिए माँ, अब आप उर्वशी मत बनिए और मुझे प्लीज सुकून से रहने दीजिए। बेशर्म कहीं की, तेरी ये हरकतें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खोट उर्वशी में नहीं बल्कि तुझ में ही है। हर वक्त तुझे ही काम से भागना होता है। अब आपको जो समझना है समझ लीजिए। मैं तो आराम करने जा रही हूँ, लेकिन बाद में मन किया तो थोड़ी बहुत मदद करने आ जाऊंगी मैं। और आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हो जो आपसे कोई कामकाज नहीं होगा। इतना कहकर मोनिका अपने कमरे में चली जाती है। ये तो एक नंबर की निर्लज लड़की है। अब घर का सारा काम मंजू को ही करना पड़ता है और वहां से अलग रह रही उर्वशी को काफी बेचैनी सी महसूस होती है। मेरा तो यहाँ पर मन ही नहीं लग रहा सागर। मोनिका बहुत बुरी है। वो मेरे जाने के बाद वहां पर काम भी नहीं कर रही होगी। भगवान ही जाने माँ जी और पापा जी ने ठीक से खाना खाया भी होगा कि नहीं। और पापा जी की दवाई, वो तो किसी को भी याद नहीं रहती। देखो उर्वशी, तुम उनकी चिंता मत करो। उनको भी तो उतनी समझ होनी चाहिए ना। ऐसे बोलकर नहीं चलता सागर। अगर मोनिका बुरी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम भी उसकी तरह बुरे बन जाए। भगवान करे कि वहां पर बस माँ जी और पापा जी सुखी रहे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब घर में मंजू को काम करते हुए देखकर इंद्रनील को बहुत गुस्सा आता है। ये सारे काम तुम क्यों कर रही हो मंजू? अरे मोनिका कर लेगी ना, उसे तो लगभग सारे काम आते हैं। बहू ने उसे सब सिखाया जो है। हमारी बेटी तो किसी काम की नहीं है, उसे तो बस आराम फरमाना आता है। ना तो वो मेरी कोई मदद कर रही है, ना ही कुछ और। क्या? रुको, अभी बताता हूँ मैं इस लड़की को। मोनिका, मोनिका। तभी वहां पर मोनिका आ जाती है। ओफो पापा, क्या हुआ है? अरे अपनी सारी शर्म बेच बाच कर आई हो क्या? मतलब? अरे अपनी बूढ़ी माँ से काम करवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? देखो पापा, मैं इस घर की बेटी हूँ और कल को मैं किसी और घर की बहू बनूंगी। और अगर मैं यहाँ पर दिन रात काम करती रहूंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना, और फिर मेरे से कोई शादी भी नहीं करेगा। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कुछ भी काम नहीं कर रही। बस खाना बनाना और कपड़े धोना, ये मेन काम माँ कर रही है और बाकी के छोटे मोटे काम तो मैं भी कर रही हूँ ना। अरे क्या छोटे मोटे काम कर रही हो? तुम तो किसी काम के लायक भी नहीं हो। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम ही करो तुम तो, नालायक कहीं के। इंद्रनील अब गुस्सा होकर मोनिका से बात करना बंद कर देता है और वो घर में एक नई नौकरानी लगा देता है जो घर के सारे काम करती है। और इन सब के कारण मोनिका अब बहुत खुश हो जाती है। क्या जिंदगी है मेरी! वाह, ना मुझे उस बेवकूफ उर्वशी की शक्ल देखनी पड़ रही है और ना ही कोई काम करना पड़ रहा है। चलो आज फिर से अपनी सारी पसंदीदा फिल्में देखूंगी और मजे से दिन बिताऊंगी। अब गुजरते दिनों के साथ साथ इंद्रनील और मंजू को हर वक्त सागर और उर्वशी की याद सताती रहती है। आज मुझे दोनों की बहुत याद आ रही है मंजू। जब बहू यहाँ पर थी तब घर में अलग ही रौनक रहती थी और अब ना तो सागर है और ना ही बहू। सच में अब तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे घर में हर तरफ अंधेरा छा गया हो। ना जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि बहू ने ये सब किया है। सच में इंद्रनील जी, और अब तो मोनिका की नौटंकी देखकर मुझे भी यही लग रहा है कि उर्वशी कहीं ना कहीं सही थी, क्योंकि उनके जाने के बाद मोनिका अचानक से कितनी बदल चुकी है। फिर एक दिन जब सागर और उर्वशी दोनों बाजार में खरीदारी करने गए होते हैं
तभी उन्हें वहां पर इंद्रनील दिखाई देता है। अरे सागर, वो देखो पापा जी, वहां पर। क्या कहा? पापा? हाँ सागर, चलो उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। नहीं उर्वशी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों सागर? वो हमसे बड़े हैं और हम छोटे हैं, और अगर हम उनके सामने जाकर नहीं झुकेंगे तो ये कितनी गलत बात होगी। वो भले ही अपना आशीर्वाद हमें ना दे दे, लेकिन मैं तो उनके पाँव छूकर ही रहूंगी। मैंने कहा ना तुम्हें कि तुम उनसे बात नहीं करोगी। रहने दो उन्हें अपनी फूल सी बेटी के साथ ही। उन्हें तो अपने बहू और बेटे ही गलत लगते हैं, और अब मुझे उनसे कोई नाता नहीं रखना है। चलो यहाँ से। पर सागर, सागर उर्वशी को इंद्रनील से मिलने ही नहीं देता और वो उसे वहां से लेकर जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन, अरे मंजू काकी, रद्दी वगैरह हो तो कुछ दे दो ना। अभी कुछ भी नहीं है, 1 महीने बाद आना। अरे ये तो वही कबाड़ी वाला है। ए रुक जा, क्या हुआ काका? सच सच बताना, उस दिन तुझे मेरी किताबें किसने दी थी? क्या अब भी काका? आपको मैंने ये बात उस दिन भी बताई थी ना कि वो किताबें मुझे आपकी बहू ने ही दी थी। हाँ जी, आप इससे वही सवाल वापस क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। देख, सच सच बता, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर वहां पर तू हवालत की हवा खाना, और साथ ही पुलिस वालों की ढेर सारी मार भी। क्या? अरे नहीं काका, ऐसा मत करो। मैं सच बताता हूँ आपको, वो किताबें मुझे आपकी बहू ने नहीं बल्कि आपकी बेटी ने ही दी थी, और मुझे पैसे देकर ये भी कहा था कि मेरे घर वालों को यही बताना कि वो किताबें उर्वशी भाभी ने, यानी आपकी बहू ने दी है। क्या? देखा मंजू, मेरा शक सही निकला। मुझे लगा ही था कि इसके पीछे उस मोनिका का ही हाथ है। अरे काका, अब तो आप मुझे पुलिस वाले के हवाले नहीं करोगे ना? नहीं, अब तुम जा सकते हो। धन्यवाद काका। अब इंद्रनील और मंजू को बहुत बुरा लगता है। देखा ना मंजू, ये मनहूस मोनिका के कारण ही हमने हमारी बहू के साथ कितना गलत किया। हाँ जी, ये मोनिका ने बहुत गलत किया है। उसने तो अपने ही परिवार को तोड़ दिया। फिर मोनिका के घर आने पर वो उसे खूब सुनाते हैं। बताओ मोनिका, ये तुमने क्यों किया और क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तो फिर मैं और क्या करती पापा? वो उर्वशी तो आपको मेरे खिलाफ भड़का रही थी और मुझसे खूब काम करवा रही थी, इसीलिए मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे वो मुझे तेरे खिलाफ भड़का नहीं रही थी, और उसने तुम्हें जो काम पे लगाया है वो तुम्हारे ही भले के लिए किया है। और अगर उसने तुम्हें काम करने के लिए कह भी दिया तो क्या गलत किया? तुम्हें उसी की वजह से आज काम करना तो आ गया। अरे आगे जाकर तुझे घर संसार संभालना है, कैसे संभालोगी अगर तुम्हें घर चलाने के काम ही ना आए तो? पर इसमें गलती तुम्हारी भी है मंजू, जिसने पहले दिन से ही बेटी और बहू में फर्क किया। अगर तुम उस दिन वैसा नहीं करती तो मोनिका को इतनी छूट मिलती भी नहीं। और तुम मोनिका, भाभी होने के पहले वो तुम्हारी सहेली थी, तो तुम उसकी मदद कर देती तो क्या हो जाता? तुमने ही उसके साथ बुरी तरह से पेश आने की शुरुआत की, फिर भी उस बेचारी ने तुम्हारे नखरे सहन किए, और इसमें सारी गलती तुम्हारी ही है। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है, लेकिन मेरी तरफ से भी तो सोच कर देखिए ना। आप सब लोग तो बस उसे ही प्यार कर रहे थे, और ये देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी घर में कोई अहमियत ही नहीं है, इसीलिए मैंने ये चालें चली और उसे आप लोगों की नजरों में खूब बुरा बनाया। अरे मैं तो वक्त के साथ साथ उर्वशी की अच्छाई से उसको प्यार करने लगी थी, लेकिन तूने मुझे भड़काया। अगर आगे चलकर तुम्हारी ननद भी तुम्हारे साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करे, फिर तुम्हें कैसा महसूस होगा बताओ? बहुत बुरा लगेगा माँ। फिर तुम ही सोचो, तुम्हारी भाभी जो एक वक्त पर तुम्हारी पक्की सहेली थी, उसके मन पर क्या बीत रही होगी, और तुम्हारा भैया
जिसने हमेशा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, आज उसके मन को कितनी ठेस पहुंची होगी। मुझे माफ कीजिए माँ पापा, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, इसलिए अब इसे मैं ही ठीक करूंगी। मैं अभी जाकर भैया और भाभी से माफी मांगूंगी और उन्हें वापस लेकर आऊंगी। फिर मोनिका सागर और उर्वशी से माफी मांगती है, जिसके बाद वो उसे माफ भी कर देते हैं और इस तरह अंत में पूरा परिवार एक हो जाता है और सभी साथ में खुशी से रहने लगते हैं। रॉकी, तुमने तो कहा था कि तुम एक बड़े से बंगले में रहते हो, लेकिन ये तो एक बहुत ही छोटा घर है और वो भी शहर से कितनी दूर है। अरे आंचल, वो दरअसल बंगले का रिनोवेशन हो रहा है और अब हम दोनों उसमें तभी जाएंगे जब हम दोनों शादी करेंगे। शादी के बाद वो बंगला मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया रॉकी। अब अंदर चले? हाँ रॉकी, क्यों नहीं। फिर आंचल और रॉकी घर के अंदर जाते हैं। रॉकी, तुम्हारे घर वाले कहाँ पर है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा एक बहुत ही बड़ा परिवार है। हाँ आंचल, पर वो सब विदेश में रहते हैं, यहाँ पर नहीं। वो तो अब अगले महीने ही आएंगे और उनके आने पर हम दोनों शादी भी कर लेंगे। अरे वाह, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें अपनी शादी के लिए अब 1 महीना और रुकना पड़ेगा। हाँ आंचल, परिवार का साथ होना भी तो जरूरी है ना। बड़ों के आशीर्वाद के सिवाय हम हमारे जीवन की नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं। हाँ रॉकी, सही कहा तुमने। वैसे रॉकी, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में से मेरे लिए कुछ खाना मंगवा दो। क्या 5 स्टार? हाँ 5 स्टार रॉकी। अब मेरा होने वाला पति इतना अमीर है तो मैं तो 5 स्टार रेस्टोरेंट का ही खाना खाऊंगी ना। नहीं आंचल, हम 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाएंगे। क्या? लेकिन क्यों रॉकी? क्योंकि हाल ही में मैंने एक 5 स्टार रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था, तो उसमें एक मुझे मरा हुआ कॉकरोच मिला। बाहर का खाना खाना सही नहीं है आंचल। अभी तो मेरे सारे नौकर भी छुट्टी पर हैं, वरना मैं तो उनसे ही खाना बनवा लेता। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? मैं एक काम करता हूँ, मैं ही कुछ बनाता हूँ तुम्हारे लिए। तुम बैठो यहाँ पर। अरे नहीं रॉकी, मेरे होते हुए तुम रसोई में जाकर खाना नहीं बनाओगे, मैं ही बना देती हूँ। तुम कितनी फिक्र करते हो मेरी। मुझे कुछ ना हो इसीलिए बाहर का खाना नहीं मंगवा रहे। हाँ तो प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है आंचल। फिर आंचल रॉकी के गले लगती है। वही आंचल के घर पर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और 24 घंटे पूरे होने के बाद में वो लोग पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, पर पुलिस भी आंचल को नहीं ढूंढ पाती। पता नहीं कहाँ चली गई छोटी। भगवान जी, हमारी ननद की रक्षा करना। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी छोटी उसी लड़के के पास गई होगी जिसके साथ वो शादी करने वाली थी। सोनिया भाभी, आपने उस लड़के को देखा है ना? कैसा दिखता है वो? अगर पुलिस को उसकी तस्वीर मिल जाए तो उसे ढूंढने पर हम छोटी का भी पता लगा सकते हैं। हाँ, आपने सही कहा। मैं एक काम करती हूँ, मैं आज ही उस जगह पर जाती हूँ जहाँ पर वो लड़का और छोटी एक दूसरे से मिले थे। वहां पर सीसीटीवी कैमरा तो जरूर होगा और उसी से हमें पता चल जाएगा। फिर सोनिया उस जगह जाती है। जी, वो पिछले हफ्ते की सीसीटीवी कैमरा फुटेज मिल सकती है क्या मुझे? बहुत जरूरी है। माफ कीजिए मैडम जी, लेकिन पिछले 10 दिनों से हमारे सारे कैमरास खराब हो चुके हैं, इसलिए आपको कोई फुटेज नहीं मिल पाएगी। क्या? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इधर आंचल को रॉकी के साथ रहते हुए एक हफ्ता बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन, अरे रॉकी, पिछले 7 दिनों से हम घर पर ही बैठे हुए हैं। चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। मुझे घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा है। अरे नहीं आंचल,
बाहर हर जगह पर पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और तुम्हारे गुमशुदा होने के पोस्टर्स भी लगे हुए हैं और इस हालत में हम बाहर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन रॉकी, हम बस थोड़ी ही देर के लिए जाएंगे। मुझे बाहर घूमना है और वैसे भी ये जगह शहर से काफी दूर है, हमें कोई नहीं देख पाएगा। पर आंचल, प्लीज रॉकी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही, लेकिन हम जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ बाबा, चलेगा। फिर रॉकी आंचल को कुछ देर के लिए बाहर लेकर जाता है। वही घर पर जब सब खाना खाने बैठते हैं तो आंचल को ही याद करते हैं। कुछ पता चला छोटी का? नहीं नैना, अभी तक पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया। पूरे शहर में ढूंढा है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि वो शहर के बाहर ही कहीं गई होगी, वरना अगर वो शहर में रहती तो अभी तक हमें मिल जाती, क्योंकि डिपार्टमेंट की पूरी पुलिस गई है उसे ढूंढने। साथ ही हमने भी उसके पोस्टर्स हर जगह पर लगाए हुए हैं और उसे ढूंढकर निकालने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का भी दावा किया है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। अरे तुम दोनों तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, लेकिन हम दोनों को उसकी पल पल याद सताती है। काश कि हम उसे समझा पाते कि हम सब उससे कितना प्यार करते हैं। ऐसे ही एक रोज, रॉकी, मुझे ना नया तकिया मंगवाना है। इस तकिए पर सर रख के मुझे जरा भी नींद नहीं आती। लेकिन आंचल, अरे तुम्हें इस तकिए की पड़ी है, यहाँ पर तो उससे भी बड़ी मुसीबत आ गई है। क्यों? अब क्या हुआ? पता नहीं आंचल आखिर क्या हुआ है, लेकिन मेरा कोई भी कार्ड काम ही नहीं कर रहा। मेरे सारे पैसे अटक गए हैं और उधर माँ पापा भी मेरा फोन नहीं उठा रहे और अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ आंचल, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नया तकिया मंगवा कर ही रहूंगा। हमारे रोजमर्रा के खर्चों के लिए मैं ये मेरी चेन बेच देता हूँ। दादाजी की दी हुई ये आखिरी निशानी है, लेकिन तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अरे नहीं रॉकी, ऐसा मत करो। मेरे लिए तुम अपने दादाजी की आखिरी निशानी को मत बेचो। एक काम करो, ये मेरी चेन बेच दो। पिछले महीने ही मेरे भाई ने दी थी मुझे। अरे नहीं आंचल, मैं तुमसे ये चेन नहीं ले सकता, ये मुझे शोभा नहीं देता है। अरे जरूरी नहीं कि लड़का ही लड़की के लिए सब कुछ करे, लड़की भी तो लड़के के लिए कुछ ना कुछ कर ही सकती है ना। तुम्हें इस चेन को रखना ही होगा। तुम्हें मेरी कसम रॉकी, अब जाओ और इस चेन को बेच दो। लेकिन आंचल, मैंने कहा ना। अच्छा ठीक है बाबा, बेच देता हूँ इसे। और शुक्रिया आंचल, इस मुसीबत भरे समय में मेरा साथ देने के लिए। फिर एक दिन आंचल जब सोकर उठती है तब वो कमरे में से बाहर आती है और वो रॉकी को किसी से फोन पर बात करते हुए देख लेती है। अरे हाँ बाबा, तू टेंशन मत ले, हम सब जाएंगे वहां पर और खूब सारी दारू पीकर मजे करेंगे। पिछली बार तो मैंने उससे चेन ली थी और अब इस बार फिर से कोई नाटक करके उसकी हीरे की अंगूठी भी ले लूंगा। हाँ यार, उसे तो कुछ खबर भी नहीं है कि मैं उसे उल्लू बना रहा हूँ, और वो पागल तो यही सोचती है कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ। क्या? इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया? इतने दिनों से मैं तुम्हें कुछ और समझ रही थी, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकले। अरे आंचल, उठ गई तुम? देखो मेरी बात सुनो, मैं तो अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहा था और तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। चुप रहो, मुझे सब पता चल गया है और अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ ये सच है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन तुम्हें पहली नजर में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन जब मैंने तुम्हारा पीछा किया तब मुझे पता चला कि तुम्हें एक अमीर लड़का चाहिए और तुम गरीब लड़के को पसंद नहीं करती।
इसीलिए मैंने ऑनलाइन फेक आईडी बनाई और तुम्हें अपने नाटक में फंसाया। छी रॉकी, ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? अब तक तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर जाकर ही रहूंगी। और ऐसा तब होगा जब मैं ऐसा होने दूंगा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। पर रॉकी छोड़ो मुझे। रॉकी आंचल को बांध देता है और अब आंचल वही फंस कर रह जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? ना मुझे वहां पर सुख मिला और ना ही यहाँ पर। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है भगवान जी? ऐसे ही एक दिन जब आंचल का जन्मदिन होता है, तभी आज छोटी का जन्मदिन है, लेकिन वो हमारे साथ यहाँ पर नहीं है। कितना कुछ सोचा था हमने उसके लिए। अमीर होने के बाद उसका ये पहला जन्मदिन है। जब हम गरीब थे तभी हमारे लिए जन्मदिन भी एक मामूली दिन के बराबर ही होता था। काश आज वो हमारे साथ होती। वही आंचल भी उदास होती है। आज मेरा जन्मदिन है और मैं यहाँ पर हूँ। काश मैं यहाँ से निकल पाती। अरे ये क्या, ये तो सो गया है। क्यों ना मैं चुपके से निकल जाऊं यहाँ से। हाँ, यही करती हूँ। फिर आंचल चुपके से निकल ही रही होती है कि उतने में रॉकी उसे पकड़ लेता है और वो उसे एक थप्पड़ मारता है। कहाँ जा रही थी तुम? हाँ, जाने दो मुझे रॉकी। मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम मेरे साथ रहोगी या नहीं रहोगी, ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। और मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। प्यार से रखा है तो प्यार से रहो। अरे इसे कोई प्यार कहता है क्या? छी, लानत है ऐसे प्यार पर। मैं ही पागल थी जो अमीर लड़के के पीछे भाग रही थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि इंसान अमीर या गरीब उसके पैसे से नहीं बल्कि स्वभाव से होता है। तुम पर विश्वास करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अरे बंद करो अपना ये नाटक और चुपचाप घर पर रहो। जब रॉकी घर पर रहता है तब वो आंचल को खुला छोड़ता है, लेकिन बाहर जाने पर वो उसे बांधकर जाता है। ऐसे ही एक दिन घर पर रॉकी के शराबी दोस्त आते हैं और उनके सामने रॉकी आंचल से बदतमीजी से पेश आता है। अबे तुझे समझ नहीं आया क्या? जा हमारे लिए चकना लेकर आ। मुंह क्या देख रही है? एक और थप्पड़ खाना है क्या? चल जा, नालायक कहीं की। कुछ भी बोल रॉकी, भाभी एकदम कमाल की है। हाँ वो तो है। फिर आंचल रसोई में जाकर बहुत रोती है। आज तक मेरे साथ किसी ने भी इस तरह से बात नहीं की। अगर यहाँ पर मेरे दोनों भाई होते तो रॉकी और उसके शराबी दोस्तों को मार मार कर उनकी चटनी बना देते। मैं आप दोनों को बहुत याद करती हूँ भाई। फिर एक दिन जब रॉकी नहा रहा होता है तभी, ये तो अभी नहाने गया है, यही सही मौका है, मुझे जल्दी से भाई को फोन लगाना चाहिए। फिर आंचल रॉकी के फोन से अपने भाइयों को फोन लगाने की कोशिश करती है। अरे नहीं, इसमें तो रिचार्ज ही नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कैसे भी करके इस कैद खाने से निकलना ही है, क्योंकि और मैं यहाँ पर घुट घुट कर नहीं जी सकती। ऐसे ही एक रोज जब नैना और सोनिया दोनों किसी काम के चलते शहर से थोड़ा दूर जाती है, तभी वहां पर सोनिया रॉकी को देखती है और वो एकदम से चौंक जाती है। अरे ये तो वही लड़का है जिसे मैंने छोटी के साथ देखा था। क्या? तो फिर हमें इसका पीछा जरूर करना चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने। फिर सोनिया और नैना उसका पीछा करते हैं। फिर वो दोनों फौरन दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं और रॉकी को खूब मारते हैं। नालायक निकम्मे आदमी, तुझे क्या लगा तू हमारी ननद को परेशान करेगा और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा? आज तो तू गया बेटा,
तुझे तो अब जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी मूर्ख दरिंदे। मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे मत मारो। अपनी दोनों भाभियों को वहां पर देखकर आंचल भी अब भावुक हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने हमेशा आप दोनों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों ने मुझे आज बचा लिया। मैं भटक गई थी भाभी, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि अब मैं आप लोगों से कभी दूर नहीं जाऊंगी। फिर अंत में रॉकी को जेल की सजा दी जाती है और आंचल अपने घर वालों के साथ एक नया और खुशहाल जीवन जीने लगती है। बाहर आओ रूपल। ये क्या? ये तो पल्लवी भाभी का मायका है। इंद्रेश काका, सुलोगना काकी, आप दोनों? हाँ बिटिया, चलो अंदर घर में चलो। तभी वहां पर पल्लवी भी आती है और वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? रूपल, ये सब एक नाटक था। क्या? हाँ बेटी, तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारी शादी किसी के भी साथ कराने जा रहे थे, और ऐसे में मेरा जी बहुत घबरा रहा था। इसीलिए मैंने पल्लवी से कहा कि रूपल को हमारे घर पर रखो, हम उसे अच्छे से संभालेंगे। और फिर हमने ये प्लान बनाया। ये बलजीत एक थिएटर आर्टिस्ट है जो नाटक में काम करता है, और जैसे कि तुम्हें पता ही है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी किसी से भी कराने वाले थे। इसीलिए हमने बलजीत को भेजा और उन्हें कोई शक भी नहीं हुआ। और अब तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, इससे उन्हें कोई वास्ता नहीं रहा, ना कभी होगा। तुम अब यहाँ खुशी से और सुकून से रह पाओगी रूपल। थैंक यू भाभी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सगे माँ बाप ने भी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आप लोगों ने दिया। सच में मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। इतना कहकर रूपल रोने लगती है। ना बेटी, अब रो मत। आज तक तूने बहुत रो लिया, अब खुश रह। हाँ बेटी, क्योंकि अगर तू खुश रहेगी और संतुष्ट रहेगी, तभी तेरा बच्चा अंदर खुश रहेगा, वरना उसे भी तकलीफ होगी। हाँ काकी। पर भाभी, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? आपको मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना। कैसे बताती रूपल? मैं दिन में तुमसे सिर्फ 2 बार ही मिलने आती थी, और उसमें भी माँ जी उस रात बीच में ही आ गई। इसीलिए मुझे तुम्हें बताने का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन अब वो सब छोड़ो और बस अपनी तबीयत पर और अपने पेट में पल रहे बच्चे पर ध्यान दो, ठीक है ना? हाँ भाभी, थैंक यू सो मच। रूपल अब पल्लवी के मायके में ही रहने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, और एक दिन, वैसे आप लोगों को नहीं लगता क्या कि आप लोगों ने रूपल के साथ बहुत गलत किया है? नहीं मतलब रूपल वहां पर जाकर नाखुश ही रहेगी ना, और आपको तो कम से कम उसकी उम्र के आदमी के साथ तो शादी करानी चाहिए थी। ना जाने वो बलजीत कैसा होगा और उसका ध्यान कब तक रखेगा। वो लड़की अब इस घर से जा चुकी है, हमारे सर से बला टल चुकी है। उस नालायक के बारे में बात करना बंद करो। और नहीं तो क्या, अरे उसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा टेंशन कम हो गया और उसकी शादी हो गई। और नहीं तो क्या, नाक में दम करके रख दिया था उस लड़की ने, और उसके चले जाने के बाद ये घर फिर से पवित्र हो गया है। जब तक वो यहाँ पर रहती थी, तब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में गंदगी छाई हुई है। कितनी घटिया सोच वाले हैं ये लोग। सच में अच्छा ही हुआ जो रूपल इन लोगों से दूर चली गई, वरना ये लोग तो उस बेचारी का जीना दुश्वार ही कर देते। अरे ओ पल्लवी बहू, किन ख्यालों में खो गई? अपने पापा जी को पराठे दे। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। उधर इंद्रेश और सुलग्ना अब रूपल को नया फोन दिलाते हैं और साथ ही उसे एग्जाम देने के लिए कॉलेज भी भेजते हैं। रूपल बिटिया, ये लो तुम्हारे लिए ये हल्दी वाला दूध। थैंक यू काकी। देख बिटिया, तुझे इंद्रेश जी को जो पूछना है पूछ ले,
ये भी कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं, इन्हें सब पता है। हाँ बेटी, अपनी सारी चिंता छोड़ दो और बस पढ़ाई पर ही ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें हर हाल में अपनी फाइनल एग्जाम अच्छे से पार करनी है और अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना है। जी काका, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर एक दिन, अरे पल्लवी बहू, मैं तेरे मायके के पास जो मार्केट है ना, वहां पर शॉपिंग करने जा रही हूँ और लगे हाथ तेरी माँ से भी हम लोग मिल लेंगे। बड़े दिन हो गए हैं, समधन जी से कोई बात भी नहीं हुई, इसी बहाने उनसे मिलकर भी आते हैं। चल जल्दी से तैयार हो जा। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप वहां पर नहीं जा सकती। हैं? अरे लेकिन क्यों नहीं जा सकती? आखिर क्या बात है? वो माँ जी, माँ और पापा दोनों गांव गए हैं, इसलिए आप वहां पर नहीं जा सकती। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन हम वहां के मार्केट में तो जा ही सकते हैं ना। मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना है जो उसी मार्केट में मिलता है, वो भी एकदम सस्ता और टिकाऊ। अब चल, जल्दी से तैयार हो जा, हम 5 मिनट में निकल रहे हैं। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फिर पल्लवी और शीला दोनों उस मार्केट में खरीदारी करने जाते हैं, लेकिन तभी पल्लवी की नजर उस मार्केट में आई रूपल और सुलग्ना पर जाती है और वो उन्हें देखकर एकदम चौंक जाती है। ओ तेरी, ये माँ और रूपल यहाँ इस मार्केट में क्या कर रहे हैं? इन्हें भी यहाँ पर अभी आना था क्या? माँ जी को तो मैंने मायके जाने से रोक लिया है, लेकिन अगर इन्होंने इन दोनों को यहाँ पर देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। फिर पल्लवी थोड़ा साइड में आकर सुलग्ना को फोन कॉल करती है, लेकिन सुलग्ना का फोन बैग में होने के कारण वो उस कॉल को उठा नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ तो फोन भी नहीं उठा रही। अरे क्या हुआ पल्लवी बहू, तू उधर क्या कर रही है? वो माँ जी, मैं ना जरा शौचालय होकर आती हूँ, यही पास में है, बस 2 मिनट। हाँ? तू भी ना बहू, एक नंबर की बेवकूफ है। अरे घर से ही जाकर आने में तुझे क्या होता है? अब जल्दी आ जा। फिर पल्लवी शौचालय जाने के बहाने से फटाफट सुलग्ना और रूपल के पास जाकर उन्हें शीला की मौजूदगी के बारे में बताती है। क्या आपके साथ यहाँ मार्केट में माँ आई है? हे भगवान, अगर समधन जी ने हमें यहाँ पर देख लिया तो अनर्थ ही हो जाएगा। हाँ माँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ, इससे पहले कि माँ जी आप दोनों को देख ले, आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। ठीक है पल्लवी बिटिया, चल रूपल, हम निकलते हैं। सही समय पर पल्लवी उन दोनों को सूचित करके वहां से उन्हें भगा देती है। ऐसे ही एक दिन जब शीला स्टोर रूम में कुछ सामान लेने जाती है, तब उसे रूपल के बचपन के खिलौने मिलते हैं और उन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तो रूपल के खिलौने हैं, मुझे आज भी याद है, इस छोटी सी गुड़िया के लिए वो उस दिन कितना रोई थी। आंसुओं का सैलाब बहा दिया था उसने। क्यों किया बेटी तूने ऐसा? मानती हूँ कि तूने गलती की है, लेकिन तू है तो मेरे दिल की धड़कन ही, और दिल की धड़कन को मैं कैसे भूल जाऊं? मेरी बच्ची। इतना कहकर शीला उस गुड़िया को अपने सीने से लगाती है। उसी दिन दिग्विजय चौक से समोसे लाता है और तभी, अरे वाह समोसे, वो भी चौक वाले, ये तो रूपल के पसंदीदा थे, है ना दिग्विजय जी? इन्हें लाने के लिए वो कितनी जिद किया करती थी, याद है क्या आपको? हाँ शीला, मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। रूपल को याद करके दिग्विजय की आंखें भी नम हो जाती है और वो वहां से उठकर बाहर चला जाता है। घर में अब सबको खालीपन महसूस होने लगता है। बलजीत का नंबर तो यही है, उसे फोन लगाकर एक बार रूपल की खबर लेती हूँ, तभी मुझे थोड़ी तसल्ली मिलेगी। फिर शीला उस नंबर पर कॉल करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पाता।
लगता है बलजीत जी किसी काम में व्यस्त होंगे, इसीलिए फोन नहीं उठा रहे। कोई बात नहीं, मैं उसे फिर किसी दिन कर लूंगी फोन, या फिर उसके फोन के आने का इंतजार करूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। शीला उस दिन इतना नहीं सोचती और बलजीत के फोन कॉल न उठाने की बात को वो नजरअंदाज कर देती है। फिर एक रात जब अभी ऑफिस से घर आता है, तभी वो पल्लवी से कहता है, पल्लवी, आज मैं रूपल के स्कूल से गुजर रहा था, तभी मुझे वो सारे दिन याद आ गए जब मैं उसे स्कूल ड्रॉप करने जाता था। पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। लेकिन उसने हमारे साथ सही नहीं किया, बहुत गलत किया है। लेकिन भाई होने के नाते तुमने भी उसके साथ सही नहीं किया है। जो भी किया है गलत ही किया है। अरे तुमने तो उसकी शादी एक 50 साल के आदमी के साथ करा दी। क्या ये बात सही है? यार पल्लवी, अब तुम फिर से शुरू मत हो जा। वैसे भी रूपल को कोई भी अपनाने वाला नहीं था, और ऐसी भी बात नहीं है कि हमने उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं देखा। लेकिन सभी लड़के उसकी प्रेगनेंसी की बात सुनकर साफ साफ मना कर देते थे, और इतनी मुश्किल से हमें वो बलजीत का रिश्ता मिला था, तो उसे हाथ से कैसे जाने देते। फिर जब पल्लवी रूपल को मिलने के लिए मायके चली जाती है, तभी वो उसे सारी बातें बताती है कि घर में कैसे सबको उसकी याद सता रही है, और उसके चले जाने के बाद से घर में कैसे सूनापन छाया हुआ है। अब मुझे याद करके क्या फायदा? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन वो गलती मैंने जानबूझकर थोड़ी ना की है। और उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? एक परिवार होने के नाते उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वो सब मेरे मन से पूरी तरह उतर चुके हैं भाभी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया है। हाँ रूपल, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ सकती हूँ। फिर एक दिन शीला फिर से बलजीत को फोन कॉल करती है, पर उसका फोन अब स्विच ऑफ बताता है। अगले 3 दिन तक फोन स्विच ऑफ ही बताता है, और इस कारण अब घर वाले टेंशन में आ जाते हैं। हे भगवान, अभी दिग्विजय जी, क्या हुआ होगा? वो बलजीत हमारी बच्ची को कहाँ लेकर गया होगा? उसका तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। आप चिंता मत करो माँ। और पापा, आपके पास उस बलजीत का एड्रेस तो होगा ही ना? बताइए मुझे, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं बेटा, मेरे पास तो उसका कोई एड्रेस नहीं है। तभी वहां पर पल्लवी आती है। अरे लेकिन आप लोग उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको तो बस उसे यहाँ से रफा दफा करना था, तो वो चली गई, तो अब आपको उसकी याद क्यों आ रही है? बड़े ही अजीब किस्म के लोग हो आप तीनों। चुप कर बहू। अरे कल तक तो हमें इतना ज्ञान दे रही थी, तो फिर अब तू ऐसे कैसे बोल सकती है? तुझे उसकी कोई फिक्र नहीं हो रही क्या? वो सब छोड़ो शीला, हमें रूपल को ढूंढना होगा, और उसके लिए हमें पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। हाँ पापा, क्योंकि अब तो पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है। फिर वो तीनों पुलिस कंप्लेंट करने जा ही रहे होते हैं कि तभी पल्लवी उन्हें रोक लेती है और सारा सच बता देती है कि ये सब उसका ही प्लान था, और रूपल उसके मायके में रह रही है। क्या? हमारी रूपल तेरे मायके में रह रही है? हाँ माँ जी। अरे आप तीनों ने तो उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन उस बेचारी की क्या गलती थी? उसने जो भी किया नादानी में किया, लेकिन आप तीनों ने उसके लिए उसे कितनी बड़ी सजा दे दी, और ये आपने बहुत गलत किया है। लेकिन बहू, हम करते भी क्या? अब तू ही सोच, शादी के पहले प्रेग्नेंट होना कितनी बुरी बात है। हमारी समाज में क्या इज्जत रह गई। देखिए माँ, मैं उसकी साइड लेकर बात नहीं कर रही। अरे हो गई उससे गलती, लेकिन कब तक आप लोग उसे उसी बात पर ताने देते रहेंगे? आखिर वो है तो हमारी ही लड़की ना, और हमें ही उसे संभालना चाहिए। लेकिन आपने वो नहीं किया, और माँ बाप और भाई होने के नाते आप लोगों ने उसके साथ क्या किया? आखिर बाहर वाले लोगों में और आप में क्या फर्क रह गया?
इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। हाँ पल्लवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एंड थैंक यू सो मच। आज जब वो हमसे दूर गई है तब हमें महसूस हुआ कि हमने उसके साथ कितना गलत किया है। हमें तो उसे समझना चाहिए था, उसे संभालना चाहिए था, लेकिन हमने तो उसे बस टॉर्चर ही किया। लेकिन अब और नहीं, अब हम उसे फिर से घर ले आएंगे और अच्छे से संभालेंगे, उसे भी और उसके बच्चे को भी। फिर वो सब रूपल के पास चले जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। अपने भाई को माफ कर दे रूपल, हमसे भूल हो गई। हाँ बेटी, हम तीनों तुम्हारे साथ बहुत बेरहमी से पेश आए हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। चल मेरी बच्ची, अपने घर चल। अब से हम तेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। माफ कर दे हमें बेटी। उन तीनों की माफी सुनकर रूपल भावुक हो जाती है और वो अपने परिवार वालों को माफ करके फिर से अपने घर चली जाती है। और उस दिन के बाद से वो रूपल का अच्छे से ख्याल रखते हैं और सभी लोग साथ में खुशी से रहते हैं।